जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, अपन डिस्कस कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें अपन ने सॉल्व किया था सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के 1 मार्कर्स और न्यूमेरिकल। उस वीडियो पे कमेंट आया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के यानी आईईडी के एमसीक्यूज डिस्कस करने का। तो इस क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। Which of the following was not the benefit accruing from golden revolution? बोल रहे हैं इनमें से, ये जो 4 पॉइंटर्स दे रखे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा है जो गोल्डन रिवॉल्यूशन के बेनिफिट नहीं है? गोल्डन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो पहला, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर। गोल्डन रिवॉल्यूशन का तो मेन यही था, इनकम से रिलेटेड, ये तो है ही है। सेकेंड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ही आपकी तलाश खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क वाला किससे रिलेटेड था? मिल्क वाला रिलेटेड था व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो यही गोल्डन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following is not true about foreign trade during the colonial rule? बोल रहे हैं नॉट, ध्यान देना। कौन सी ऐसी चीज है जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड नहीं है? ठीक है, और कब के बात कर रहे हैं? कॉलोनियल रूल की, यानी कि उस टाइम की जब ब्रिटिश था। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। पहला वाला ही गलत है, क्योंकि उस टाइम तो एक्सपोर्ट भर भर के हो रहा था। यहाँ से रॉ मटेरियल इतना ज्यादा वो लोग लेकर जा रहे थे, तो उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बहुत सारा हो रहा था। और जब एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है तब डेफिसिट तो आता ही नहीं है। तो अपना पहला वाला गलत है, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। अच्छा, ये पहले में ही आंसर सही हो गया, तो बाकी के बता दूं मैं एक बार, जो अगर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा। देखो, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस थे, कॉलोनियल पीरियड में रेस्ट्रिक्शंस थे, तो करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। इंडिया में क्या एक्सपोर्ट होगा, इंडिया में क्या इंपोर्ट होगा, और इंडिया से क्या एक्सपोर्ट होगा, यहाँ से क्या सामान जाएगा, वहां से क्या सामान आएगा, ये सब चीजों पर कंट्रोल था ब्रिटिश वालों का। मोनोपोली कंट्रोल यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल उन्हीं का था, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। वही मैंने बताया, रॉ मटेरियल का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो इंडिया एक बन गया था एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और बाहर से सामान बनकर यहाँ पर आता था। सबसे ज्यादा मेन पॉइंट तो यही था, यह बार बार देखा होगा आपने डेवलपमेंट में। क्लियर हो गया? तो एक्सपोर्ट तो बहुत होता था, इसी वजह से लार्ज ट्रेड डेफिसिट से सफर नहीं हुआ था इंडिया। तो फर्स्ट वाला ही ट्रू नहीं था, तो वही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपने यही लगाया होगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, बट इसका करेक्ट आंसर ए ही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग में सिर्फ वही आता है जो प्रोडक्ट बनने के बाद आता है ना। जनरली अपन यही देखते हैं, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो फ्रॉम सोइंग यानी कि बीज बोने से जब तक उसका सेल नहीं हो जाता, तब तक पूरा जो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो उसका करेक्ट आंसर है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन तो वो था कि अपन को अलग अलग प्रोड्यूस करना है क्रॉप्स को। डाइवर्सिफिकेशन मतलब वेराइटी बहुत सारी अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे इनकम का डाइवर्सिफिकेशन होता है, कोई इधर से भी कमा रहा है, इधर से भी कमा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। उसी तरीके से एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये तो कहीं से नहीं होंगे, ये तो व्यर्थ ही दे रखे हैं। जनरली लोग बी और डी में कंफ्यूज हुए होंगे, जिसका आंसर करेक्ट है डी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। बोने से लेकर सेल तक पूरा प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
आगे बढ़े, इसका ये बी वाला, हैव इमर्ज एंड एन इम्पॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। नाम से ही पता चल गया होगा इसका क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड फाइनेंस का। इसका करेक्ट आंसर है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें क्या होता था, इसमें जो लेडीज रहते थे वो थोड़ा 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 पैसा सब लोग इकट्ठा करते थे और मेंबर्स बना लेते थे। सब लोग इकट्ठा करेंगे पैसे, उसके बाद उसमें से अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो वो लोन ले लेते थे, वो भी मार्केट से बहुत बहुत कम रेट पर, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के होते थे मेंबर, इसी वजह से। तो इससे अपन को बाहर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब खुद ब खुद की हेल्प करना, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्लियर, ये वाला इजी था ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके भी दो पार्ट है क्या? अच्छा, हिंदी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश हिंदी किसी ने हिंदी मीडियम में देखा होगा, दिया होगा पेपर, किसी ने इंग्लिश में दिया होगा, तो टेंशन मत लेना, आपको तो एमसीक्यूज ही देखने हैं ना कि सही है या गलत। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन ऑप्शन सही है या गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 21 का ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reason, choose one of the correct alternative given below। सबसे पहले assertion रीड करते हैं। Human capital is not traded in the market, however its services are traded। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले चैप्टर से है। बोल रहे हैं ह्यूमन कैपिटल मार्केट में सेल नहीं होती, उसकी सर्विसेज ही बेची जाती हैं। एक तो ह्यूमन भी नहीं बेचे जाते, ठीक है, वो तो इलीगल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसोगे। और ह्यूमन कैपिटल क्या, मतलब स्किल्स वगैरह है, वो डायरेक्ट थोड़ी बेच सकते। अब मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके के चैप्टर्स हैं, तो क्या ऐसे दिमाग में से निकाल कर मैं ऐसे बेच दूं 10,000 20,000 5,000, ऐसे करके नहीं बेच सकते ना। उसकी क्या कर सकते हैं अपन, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस रख सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स बना सकते हैं, तो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल में जो डेटा है उसको बेच थोड़ी सकते दिमाग में से निकाल निकाल कर। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो स्किल्स रहती हैं, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल होती है, वो इनटेंजिबल इन नेचर की होती है, ठीक है, उसे ना देख सकते ना छू सकते। अगर देख छू सकते तो दिमाग के टुकड़े टुकड़े करके अपन बेच सकते थे, पर वो बेच ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो क्या है, intangible in nature, that's why they cannot be traded in the market, their services only can be traded, ठीक है। तो दोनों ही सही है, इसका assertion भी सही है और इसका रीजन भी इसके लिए सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A। बिल्कुल करेक्ट है, इसी वजह से नहीं बेची जा सकती क्योंकि वो इनटेंजिबल नेचर की होती है। सिंपल था ये वाला। इसका बी पार्ट देखते हैं, जिन्होंने इसका और वाला पार्ट किया होगा। बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल अक्रू ओनली टू प्राइवेट एंटिटीज। फिजिकल कैपिटल मतलब पता है ना, मशीन्स वगैरह, ये सिर्फ किसको फायदा देती है, प्राइवेट एंटिटीज को, जो भी इनको परचेज करेगा उनको ये फायदा देंगी। वेयर एज ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड प्राइवेट एज वेल एज, मेरे से बिल्कुल मुंह से निकलने ही वाला था, पर पहले ऑप्शन देखते हैं, प्रॉफिटेबल, फिजिकल, मॉनेटरी या सोशल। का करेक्ट आंसर है सोशल। बहुत सिंपल था, क्योंकि इससे प्राइवेट चीजों को भी फायदा होता है और साथ के साथ सोशल को भी फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल यानी कि हमारे पास अच्छे स्किल्स होंगे तो हम सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं, ठीक है, सिंपल था ना, प्राइवेट एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। अच्छे से रीड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। प्रेशर किसके ऊपर था, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, scholars argue that in India the economic reforms process led to the worsening of all the economic indicators। बोल रहे सब के सब इंडिकेटर बेकार थे, ऐसे नहीं था, कुछ तो अच्छे थे। तो ये वाला स्टेटमेंट
इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, अनदर इज फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़े, इसका और वाला भी पार्ट है क्या? नहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये? 22। ये हिंदी पार्ट है, ये रहा 23। In an economy, when the rate of resource extraction is lower than the rate of regeneration of the source, the environment may operate. ये है environmental crisis वाले टॉपिक में से, क्योंकि वहां पर दो चीजें थी, एक कैरिंग कैपेसिटी, एक एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब था कि उसका हम रिसोर्स का शोषण कितना करते हैं, उसको यूज कितना करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कितना करते हैं, और उसका रीजनरेशन प्रकृति कितना से करती है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो उसका एक्सट्रैक्शन है वो लोअर है, यानी कि कम है, और जो रीजनरेशन है वो ज्यादा है, यानी कि प्रकृति उसे ज्यादा बना रही है और हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन कम कर रहे हैं। जनरली देखा तो नहीं जाता, हम लोग तो उल्टा कर रहे हैं, बट ये ऐसा बोल रहे हैं, इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, हम तो उल्टा कर रहे हैं, रीजनरेशन वो कम कर रही है, हम उसका एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अपनी भावना में नहीं बहना, जैसा उन्होंने बोला है उस तरीके से आंसर करना है। उन्होंने बोला है एक्सट्रैक्शन कम हो रहा है और रीजनरेशन ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये किसका है? कैरिंग कैपेसिटी वाले का, एब्जॉर्प्टिव वाले का नहीं। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि अपन वेस्ट कितना कर रहे हैं और प्रकृति उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कितना कर रही है, आत्मसात कितना कर रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। लेकिन यहाँ बात हो रही है कैरिंग कैपेसिटी की, कि अपन एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं और प्रकृति उसे रीजनरेट कितना कर रही है। अब ऐसी वाली सिचुएशन है, यानी कि रीजनरेट ज्यादा कर रही है और एक्सट्रैक्ट कम कर रही है, यानी कि इट इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। अगर इसका आंसर उल्टा होता कि एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं और रीजनरेट कम हो रहा है, तब इसका आंसर होता बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आपके टीचर्स ने पहले ये वाला बताया होगा जब कॉन्सेप्ट समझाया होगा, क्योंकि जनरली यही होता है, लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ पर लोअर बोलकर बोल रहे हैं एक्सट्रैक्शन कम। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आ गया होगा, अगर एज इट इज आपने कॉपी पेस्ट रट्टाबाजी करी होगी तो आपने इसका आंसर सी लगा दिया होगा गलती से। देखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने इसका क्या आंसर लगाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 and the corresponding year column 2, choose the incorrect pair. ध्यान देना, हर बार इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। बोल रहे हैं रेलवेज का इनकॉर्पोरेशन ऑफ डिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यही है अपना करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 1807 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। वैसे बहुत सिंपल कराया है, क्योंकि टिस्को का हर किसी को याद था। मोस्टली केसेस में जो डेटा बहुत कम याद करके गए होंगे वो टिस्को का तो जरूर करके गए होंगे। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसका जो इनकरेक्ट पेयर है वो है बी वाला, जिसका ऑप्शन है 2। ठीक है, तो बी टू किसका है? ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्लियर? बहुत सिंपल था, अगर डेटा याद होगा तो कर लिया होगा, नहीं याद होगा तो 1 नंबर गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे। अमंग्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे इनकरेक्ट कैसे, उसकी तो पॉपुलेशन ज्यादा है। पर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन और एरिया का जब अपन कंपैरिजन करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पॉपुलेशन में ज्यादा है वो। चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन इन पॉपुलेशन। स्टेटमेंट नंबर 2। वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन द लेट 70s
इन चाइना लेड टू अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बिल्कुल करेक्ट है। जब उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आई थी। ऑब्वियसली आएगी ना अगर वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर पता है इन्होंने हटा भी दिया था क्योंकि वहाँ दिक्कत हो गई थी जेंडर रेशियो की, किसी को वो नहीं चाहिए था लड़का, किसी को लड़की नहीं चाहिए थी। फिर उनके पेरेंट्स को कौन संभालेगा, है ना। एक ही सिबलिंग ही नहीं होगी ना, एक ही बंदा होगा तो कैसे होगा, इसी वजह से। अच्छा है टॉपिक पढ़ना। तो पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, अनदर इज ट्रू। क्लियर। 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ गया, लास्ट 1 मार्कर है आई गेस। कुछ रह गया क्या, कहाँ पर थे हम, 25 पर थे। ओके 26 27 रह गई। आ जाओ 26। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। हमेशा इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। In the terms of annual growth of GDP, choose the correct alternative. Annual growth of GDP ये रहा। तो इसके ऑप्शन ये रहे। पहला है चाइना वॉज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग द 1980s यानी कि वाला इसमें बोल रहा है चाइना का इसमें डबल डिजिट बनाया, बिल्कुल बनाया, करेक्ट है ये तो। पर अपन को ढूंढना है इनकरेक्ट। पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1980 2017 में बोल रहे हैं पाकिस्तान ज्यादा था इंडिया से। कर लो कंपेयर खुद ही। इंडिया ही तो आ गया 7.3 और पाकिस्तान 5.3 यानी कि पीछे है। इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट। और ये हमारे आंसर का क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 26 हो गया। लास्ट हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27। चाइना इनिशिएटेड इन 1958। ओहो, ये तो सीधा सीधा GLF। ऐसे डेटा याद होना चाहिए आपको, टिस्को GLF इनका इंपॉर्टेंट का। दैट एम्ड एट, अगर डेटा भी नहीं याद होगा तो देखो इन्होंने आगे एक और हिंट दी है। दैट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। चाइना ने उस टाइम यही था GLF का कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बने, इंडस्ट्रीज बनेंगे तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो हर जगह उनका ही रोल होगा, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट होगा और उनकी GDP बढ़ेगी। फिर किसका है, GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो उसका करेक्ट आंसर है डी। इसका और वाला भी था, बेसिक वाला सिंपल है सबसे ज्यादा GLF, लेकिन अगर किसी को नहीं आया तो उसने बी करा होगा। एक्ट एज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल है, सीधी सीधी डेफिनेशन दे रखी है लिबर्टी इंडिकेटर की। लिबर्टी आजादी, किसकी आजादी, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने की आजादी, उसी को बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। तो देखते हैं आपके कितने MCQ सही हुए। मैंने 18 से 27 तक यहाँ पर करा दिए। आपके सारे MCQ सही है कि नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YT चैनल। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।